गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारतीय ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर मैं हिमांशु शर्मा आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट एनिमल्स का क्लासिफिकेशन, जहां हमने उनके सारी विशेषताएं, उनके लक्षण, उनके डायग्राम देखे थे। आज अपन नया चैप्टर चालू कर रहे हैं जो है कृषि महत्व के जीव जंतु, यानी ऐसे कौन कौन से जीव जंतु हैं जो हमारे आसपास परिसर में उपलब्ध हैं और वो खेती बाड़ी में हमें किस प्रकार से लाभ या हानि पहुंचाते हैं, उनके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं चैप्टर। तो इस चैप्टर के अंदर जो सबसे पहला जो जंतु आने वाला है वो है केंचुआ, जिसे सामान्य तौर पर अर्थवर्म या किसान मित्र कहा जाता है। इसके बारे में हमने नॉन कॉर्डेटा के अंदर जो एनेलिडा संघ था उसमें हमने बहुत कुछ जानकारी ली थी। तो शुरू करते हैं आज का। तो केंचुए का सबसे पहले अपन बात करते हैं संघ की। तो संघ इसका एनेलिडा, फिर इसके कुछ सामान्य लक्षणों की बात करते हैं जो हमने पहले बात की है। तो सम्मिति देखते हैं सबसे पहले। तो सम्मिति होती है इसकी द्विपार्श्व सम्मिति, यानी इसको लंबवत समान दो भागों में बांटा जा सकता है। फिर अगर जनन स्तर की बात करें तो यह त्रिजनन स्तरीय प्रकार का जंतु है, यानी इसमें एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म पाया जाता है। बाह्य जनन स्तर, मध्य जनन स्तर और अंतर्जनन स्तर पाया जाता है। इस जंतु की सबसे जो विशेषता है वो ये है कि इसका शरीर जो होता है वो नलिका के अंदर नलिका योजना, मीन्स ट्यूब विथ इन ट्यूब, एक नलिकाकार संरचना, उसके अंदर एक नलिकाकार संरचना के रूप में ये पाया जाता है। आपको डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में देखिए बेलनाकार शरीर आपको दिख रहा है और इसके अंदर भी आपको खंडित शरीर जो दिख रहा है ना, वो नलिकाकार ही प्रकट हो रहा है। तो इसके लिए इसकी संरचना को बोलते हैं ट्यूब विथ इन ट्यूब एनिमल्स। ठीक है। फिर बात कर रहे हैं इसके सिलोम के आधार पर। तो यह देहगुहा के आधार पर वास्तविक देहगुही या देहगुहीय प्राणी है और इसमें वास्तविक खंडी भवन पाया जाता है। तो ये थे इसकी सामान्य विशेषताएं। फिर बात करते हैं इसके आवास की। तो यह रात्रिचर प्राणी है जो बरसात के दिनों में बिलों में रहता है, जो बरसात के दिनों के अंदर क्या करता है, नम मिट्टी में बाहर निकलता है। फिर इसका जो आवास है, इसका जो बिल है, वो बनाने के लिए इसके सिर का जो अग्र भाग होता है, नुकीला सिरा होता है, वह मिट्टी के अंदर बिल बनाता है। बिल बनाते समय यह मिट्टी में जो भीतर की ओर उपस्थित जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनको यह भोजन के रूप में ग्रहण करता रहता है और फिर उन्हें अपशिष्ट के रूप में गुदा द्वारा बाहर निकाल देता है। और वो गुदा के रूप में जो बाहर निकालता है उनको बोलते हैं वर्म कास्टिंग। वो कहते हैं वर्म कास्टिक कृमि कंचुक। ये बाहरी सतह के ऊपर रिलीज़ कर देता है। इसके अंदर क्या है, जो नीचे वाली मृदा है वो है, और साथ में क्या है, इसके शरीर में जाने पर इसके शारीरिक जो एंजाइम्स होते हैं वो भी इस अपशिष्ट के साथ में मिले होते हैं, जिससे मृदा की उपजाऊपन क्षमता या मृदा की उर्वरक क्षमता में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। तो ये इसी कारण से किसान मित्र कहलाता है, क्योंकि मिट्टी को उपजाऊ, और अगर इस मिट्टी के अंदर फसल उगाएंगे तो फसल क्या होती है, अधिक मात्रा में उत्पादित होती है। तो इसीलिए इसे किसान मित्र कहा जाता है। फिर बात करते हैं आगे। तो यह मिट्टी में छोटे छोटे बिल बनाता है, जिसके कारण मिट्टी में क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, और उसके कारण पौधे की जड़ को क्या मिलती है, वायु मिलती रहती है, और जड़ को वायु मिलने पर जड़ तेज़ी से वृद्धि करती है। फिर इसके बाद में अपन देखते हैं कि जो केंचुआ होता है वो मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए
फिर बात करते हैं आगे, तो भारत में फेरेटिमा व लुम्ब्रिकस ये 2 प्रजाति के केंचुए सामान्य पाए जाते हैं। आपको डायग्राम दिख रहा है फेरेटिमा और लुम्ब्रिकस का, आप डायग्राम देखिए। आपने डायग्राम देखा। अब बात करते हैं आगे, तो ये जो केंचुआ होता है ये मिट्टी की उपजाऊपन क्षमता को बढ़ाता है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता में वृद्धि करता है और इसके लिए यह कृमि कंपोस्ट यानी वर्मी कंपोस्ट खाद का निर्माण करता है। और आजकल आप देख रहे होंगे जो बायोलॉजिकल या ऑर्गेनिक खेती है इसका जोर ज़्यादा है और ऑर्गेनिक खेती के लिए इसी प्रकार की खाद की आवश्यकता होती है। फिर जो वाटर एक्वेरियम होते हैं जहाँ पर जीव जंतुओं को पाला जाता है, जलीय जीव जंतुओं को, तो वहाँ पर मछलियों के भोजन के रूप में भी केंचुए प्रयुक्त किए जाते हैं। फिर पुराने समय के अंदर केंचुए का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता था, जो मूल रूप से फेट या शरीर के अंदर अतिरिक्त वसा को काटने का काम करते थे। फिर आगे बात करते हैं, केंचुआ जैव विघटनशील व्यर्थ जो पदार्थ होते हैं उनको भक्षण करता है यानी उनको डाइजेस्ट करता है और उसी के द्वारा क्या करता है ये मिट्टी की क्षमता को बढ़ा देता है। फिर आगे बात करते हैं, वर्मी कास्टिंग में गोबर की खाद के अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और इसके जैसे बहुत सारे सूक्ष्म तत्व होते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, जिससे मृदा की जो उपजाऊपन क्षमता होती है वो कई गुना बढ़ जाती है। सामान्य तौर पर वर्मी कास्टिंग के लिए 4 प्रजातियां बहुत श्रेष्ठ है केंचुए की, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट है आइसिनिया फोएटिडा, जिसे अपन लाल केंचुआ कहते हैं। डायग्राम आपको दिख रहा है आइसिनिया फोएटिडा का। नेक्स्ट प्रजाति है यूड्रिलस यूजेनी, जिसे अफ्रीकन केंचुआ कहते हैं। आप देखिए डायग्राम,
यूट्रिलस यूजेनी। देखिए फिर आप देखिए लुम्ब्रिकस रूबेलस डायग्राम दिख रहा है आपको। देखिए लुम्ब्रिकस रूबेलस स्पीसीज़ का। और लास्ट जो प्रजाति है वो है पेरियोनिक्स एक्सकेवेटस। पेरियोनिक्स एक्सकेवेटस ये प्रजाति, इसका डायग्राम आपको शो ऑफ कर रहा हूँ। तो ये चारों वो प्रजातियां हैं जो वर्मी कंपोस्ट के लिए महत्वपूर्ण है, यानी केंचुआ खाद जिसे अपन कहते हैं, वो खाद इन 4 प्रजातियों के द्वारा प्राप्त की जाती है। अब इस खाद का क्या क्या लाभ है वो देखते हैं अपन। तो सबसे पहले जो लाभ आता है वो ये होता है कि ये बायोलॉजिकल मैन्योर है, यानी जैविक खाद है। इस कारण से वर्मी कास्टिंग में जो लाभदायक सूक्ष्म जीवाणुओं की जो क्रियाशीलता होती है वो सर्वाधिक होती है, और इसके कारण मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीव कैसे होते हैं, वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं, उनकी वृद्धि होती है, और उनकी वृद्धि होती है तो वे मिट्टी को बहुत अधिक लाभ प्रोवाइड करते हैं, और उसके कारण से हो जाएगा पादप वृद्धि तेज़ी से करते हैं। फिर करते हैं कि जो ये वर्मी कास्ट होती है इसमें पोषक तत्वों की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिसके कारण आसानी से पादप के द्वारा ये ग्रहण कर लिए जाते हैं। वर्मी कास्ट में क्या होता है, मृदा में जीवांश पदार्थ जैसे ह्यूमस मतलब जो कार्बनिक अकार्बनिक वितरित पदार्थ होते हैं उनको बोलते हैं ह्यूमस। इनकी मात्रा में क्या होती है, वृद्धि होती है, जिससे मिट्टी की संरचना, मिट्टी के अंदर वायु का प्रवाहन, मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता और साथ साथ उर्वरक क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है, जो पौधों की समग्र वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। फिर आगे बात करते हैं
कि वर्मी कास्टिंग के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ या जैव अपघटित जो कूड़ा कचरा होता है, वेस्ट होता है, वो वापस काम में जाता है, यानी उसका पुनर्चक्रण आसानी से हो जाता है, जिससे प्रदूषण की समस्या नहीं होती। फिर आगे बात करते हैं, वर्मी कास्टिंग जो जैविक खाद होती है और इसके कारण जो पादप उत्पन्न होते हैं या फिर जो उत्पाद प्राप्त होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, उनमें क्वालिटी बहुत सुपीरियर होती है। इस कारण से उनकी जो प्राइस है, उनकी जो मूल्य है वो भी क्या रहती है, अधिक रहती है। तो ये वो तरीके हैं जिसके द्वारा हम वर्मी कास्टिंग का प्रयोग करके अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था अपना फर्स्ट एनिमल केंचुआ, जिसके बारे में आपने देखा, समझा। आप शुरू करते हैं। अगला जो अपना कृषि महत्व जंतु है वो है मधुमक्खी। तो शुरू करते हैं। तो आपने नाम सुना मधुमक्खी। मधुमक्खी का नाम आते ही तुरंत शहद के बारे में दिमाग में एक इमेज, एक पिक्चर से बनने लग जाती है। तो जी हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो मधुमक्खियाँ लगभग पूरे विश्व में पाई जाती हैं और इनका जो सबसे विशेष जो बात है वो दो है। एक, इनमें सामाजिक संगठन देखने को मिलता है। सामाजिक संगठन मतलब ये समूह के रूप में समाज के साथ में रहती है। इसके अंदर अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग सदस्यों के लिए अलग अलग कार्य होते हैं और उन्हीं के अनुसार क्या करते हैं, कार्यों को संपन्न करती है। तो ये इसकी विशेषता है। और जो दूसरी विशेषता है वो है इनका प्रोडक्ट, शहद और मोम बनाने का एक जो आर्ट है इनका, वो सबसे डिफरेंट है, यूनिक है। तो शुरू करते हैं। तो मधुमक्खी एक कॉलोनियल कीट है। कॉलोनी मतलब समूह में रहती है। भारत में मधुमक्खी की मूल रूप से 4 प्रजातियां पाई जाती है। मैं आपको चारों प्रजातियों के नाम बता रहा हूं और साथ में उनके डायग्राम भी दिखा रहा हूं, आप देखते जाइए। सबसे पहली जो प्रजाति है वो है एपिस डॉर्सेटा। देखिए आप दूसरी प्रजाति है वो है एपिस इंडिका। देखिए डायग्राम। तीसरी प्रजाति है वो है एपिस फ्लोरिया। देखिए डायग्राम।
चौथी प्रजाति है एपिस मेलिफेरा। देखिए डायग्राम। तो अपना डायग्राम देखिए। अब शुरू करते हैं इनके बारे में जानकारी। इनमें से जो एपिस इंडिका और एपिस जो मेलिफेरा होती है वो कृत्रिम छाते के लिए सर्वश्रेष्ठ किस्म होती है, नस्ल होती है। कृत्रिम छाता क्या होता है? मधुमक्खियाँ मूल रूप से अपना जो आवास बनाती हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों में, जंगलों में, घरों के छज्जों पर या फिर पेड़ों की शाखाओं पर, इन पर बनाती है। लेकिन यहाँ से जो उत्पाद मिलता है वो इतना नहीं मिल पाता कि उससे हमारी पूर्ति हो सके। तो उसके लिए अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए, अधिक शहद प्राप्त करने के लिए, अधिक उत्पाद प्राप्त करने के लिए इनको पाला जाता है। और पालने के लिए हम कृत्रिम छाते का प्रयोग करते हैं। मैं आपको कृत्रिम छाते का डायग्राम दिखा रहा हूँ, आप देखिए कृत्रिम छाता। तो आपने आर्टिफिशियल कॉम्ब देखा। ये आर्टिफिशियल कॉम्ब या कृत्रिम छाता होता है। ये बेसिकली, तो ये जो आर्टिफिशियल कॉम्ब है, इस आर्टिफिशियल कॉम्ब में जिस स्पीसीज़ को पालते हैं वो मोस्टली होती है एपिस इंडिका और एपिस मेलिफेरा। क्यों होती है? क्योंकि ये जो मक्खी होती है ये मिड साइज़ की होती है और नेचर वाइज कैसे होती है, ये एकदम शांत होती है और इसीलिए आसानी से इसको पाल लेते हैं। और मधुमक्खियों को पालना मधुमक्खी पालन या एपीकल्चर कहलाता है। एपीकल्चर मीन्स ह्यूमन बीइंग अपने प्रॉफिट के लिए, अपने लाभ के लिए करता है, मधुमक्खियों को पालता है जिससे उसको शहद मिलता है, मोम मिलता है और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिनेशन यानी परागण की क्रिया को पूरा करता है। तो इसके लिए जो प्रोसेस अपनाते हैं उस प्रोसेस का बोलते हैं एपीकल्चर या मधुमक्खी पालन या बी कीपिंग भी कहते हैं। फिर बात करते हैं एपिस डॉर्सेट की। तो ये सबसे बड़े साइज़ की मक्खी होती है, जो ये वाइल्ड इसकी स्पीसीज़ होती है, जंगली मक्खी है। ये नहीं पाली जाती क्योंकि इसका जो नेचर होता है वो ज़्यादा अग्रेसिव होता है, गुस्सैल स्वभाव होता है, उग्र होती है। सबसे ज़्यादा शहद इसी के छाते में मिलता है, लेकिन ये मधुमक्खियाँ गुस्सैल होने के कारण आसानी से नहीं पाली जाती। ये अपना जो छाता होती है, कॉम्ब होती है, ये जंगल के अंदर, झरनों के आसपास, शाखाओं पर, ऊंची इमारतों पर, छज्जों पर, पहाड़ी क्षेत्रों में, गुफाओं में यहाँ बनाती है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड स्पीसीज़ है। फिर अपन बात करते हैं एपिस फ्लोरी, जो सबसे छोटे आकार की होती है। इसमें सबसे कम मात्रा में शहद मिलता है। जो आपने देखा होगा पानी के नल के आसपास छोटी मक्खी घूमती है, वो एपिस फ्लोरी है। तो इसको भी आसानी से नहीं पाला जाता क्योंकि इसमें मेहनत या वर्क एफिशिएंसी ज़्यादा यूज़ होती है, बट प्रोडक्ट क्या मिलता है, लाभ क्या मिलता है, कम मिलता है। और जो एपिस इंडिका होती है, एपिस इंडिका और एपिस मेलिफेरा, ये बेस्ट स्पीसीज़ होती है क्योंकि इनके छाते में लगभग 50,000 से 80,000 तक मधुमक्खियाँ होती है और इनसे क्या होता है, अधिक मात्रा में लाभ मिलेगा। जबकि जो एपिस फ्लोरी है, उस फ्लोरी के कॉम्ब में के अंदर 4 से 5,000 मक्खियाँ होती है। आप नोट्स में इस बात को मेंशन कीजिए कि उसमें बीच में डैश नहीं लगा है, तो 4 to 5,000 तक होती है। 4 to 5,000, वहाँ नोट्स में आपको 40 से 50,000 तक आया होगा, तो उसको मेंशन कर लेना, चेंज कर लेना। वो 4 से 5,000 तक होती है। फिर आगे देखते हैं मधुमक्खियों में की जो एक कॉलोनी होती है उसमें बेसिकली 3 टाइप की
जो बीज होती हैं, एक होती है जो लेबर होती है। लेबर का मेन काम क्या होता है, उसके कॉम का प्रोडक्शन करना है, छाते का निर्माण करना है, बच्चों की केयरिंग करनी है यानी कीपिंग करनी है, और उसके अंदर जो फूड की जो रिक्वायर्स होती है वो इसी के थ्रू आउट पूरी होती है, यानी खाने पीने की जो वस्तुओं का इकट्ठा करना, शहद लाना है, मरम्मत करना है, ये सारा इसी का काम होता है। दूसरा होते हैं इसमें ड्रोन्स या जो फर्टाइल मेल होते हैं वो, तो उनका मेन काम क्या होता है, वो फीमेल के साथ में कॉपुलेशन करते हैं, मैथुन क्रिया करते हैं, जिससे मादा जो होती है वो अंडे देना प्रारंभ करती है। और तीसरे सदस्य होते हैं वो होते हैं फर्टाइल यानी जनन करने की क्षमता वाली मादा या रानी या क्वीन, जो क्या करती है, अंडे देती है। मैं तीनों के डायग्राम आपको शो ऑफ कर रहा हूँ, आप तीनों के डायग्राम देखिए। तो ये डायग्राम था और ये तीनों स्पीसीज़ आपने देख ली। तो ये इनमें स्पेशलिटी होती है कि इनमें जो डिफरेंट स्पीसीज़ है, तीनों प्रकार की मक्खियाँ, ये अलग अलग फंक्शन के लिए डेवलप्ड है, तो ये उसी काम को क्या करती है, कंप्लीट करती है। फिर बात करते हैं इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो बेसिकली जो हनी बी है, मधुमक्खी है, वो हमें हनी, शहद, मोम, वैक्स, ये सब हमको प्रोवाइड करवाती है। शहद में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल पार्ट या पौष्टिक तत्व होते हैं, जिसके कारण इसका यूज़ किसमें, दवा में, चिकित्सा में, यानी मेडिसिन में, ट्रीटमेंट में, इनमें अपन यूज़ करते हैं। मधुमक्खी फूलों का रस चूसती है और उस रस को चूस कर क्या करती है, उसमें अपनी लार को मिलाती है। उसकी लार के अंदर विशिष्ट प्रकार के एंजाइम्स होते हैं और ये एंजाइम फूलों के रस यानी मकरंद को एक जटिल शर्करा में क्या करते हैं, बदल देते हैं, जिससे वो धीरे धीरे सरल शर्करा में घुलने लग जाती है और इसी को अपन क्या कहते हैं, शहद कहते हैं।
तो इसका प्रोडक्शन कैसे हुआ देखा आपने कि सबसे पहले जो बी होती है वो फ्लावर के ऊपर जाएगी, वहाँ पर उसके नेक्टर यानी मकरंद को क्या करती है, शक यानी चूसती है। फिर क्या होता है, वो उसको अपने माउथ में, अपने मुख में स्टोर करती है। स्टोर करने के बाद में उसमें अपनी सलाइवा, उसमें अपनी लार मिलाती है। लार मिलाने के कारण जो नेक्टर का जो कॉम्प्लिकेटेड शुगर होती है, जटिल शर्करा है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, सिंपल शुगर यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है, ग्लूकोज में बदल जाती है। और यही ग्लूकोज, यही कन्वर्टेड शुगर क्या होती है, शहद होती है, जिसे हम अपने यूज़ में लेते हैं। तो ये था इसका प्रोडक्शन। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है मधुमक्खी का, वो है परागण की क्रिया, पॉलिनेशन। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको मालूम हो तो पॉलिनेशन की जो प्रोसेस होती है, उस पॉलिनेशन प्रोसेस में 80% तक इंसेक्ट के थ्रू आउट क्या होती है, पॉलिनेशन होती है। यानी 80% कीट टोटल पॉलिनेशन को कंप्लीट करते हैं। जितना भी पॉलिनेशन होता है या जितना भी परागण होता है, उसमें 80% भूमिका किसकी होती है, कीटों की होती है। और उन 80% में से 60% अकेले हनी बी की होती है। यानी 80% में से 60% किसकी होती है, मधुमक्खी की होती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो फार्मिंग के लिए, खेती के लिए इम्पोर्टेंट रोल ऑफ शो करती है। तो ये था हनी बी, मधुमक्खी, जो हमने देखा। तो यहाँ अपना टॉपिक कंप्लीट करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।